वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ICAR नेट एकेडमी में। यहाँ पर विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों की तैयारी निश्चित सफलता के साथ सुनिश्चित की जाती है। ICAR नेट एकेडमी आपके सपनों की नई उड़ान के लिए हमेशा तत्पर रहता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं आगे कौन सा आज का टॉपिक है हमारा। आगे आज का हमारा टॉपिक रहेगा, यूनिट फर्स्ट है ये, टॉपिक क्लाइमेट है, जलवायु से बनने वाले प्रश्न। जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं यूपी कैटेट का हो, CS से यूपी कैटेट हो जिसमें हमारा कंबाइंड एग्रीकल्चर टेस्ट होता है, जिसमें CSA, ND, फैज़ाबाद इत्यादि कृषि विश्वविद्यालय आपस में संयुक्त रूप से परीक्षा करवाते हैं। उन सभी एग्ज़ाम में BHU हुआ, ICAR हुआ, नेट हुआ, JRF हुआ, सब में क्लाइमेट जो हमारा होता है वो एक मेन टॉपिक होता है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3, कभी कभी 5 से 7 क्वेश्चन भी इन टॉपिक से आ जाया करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार वीडियो पे आ रहे हैं, चैनल पे आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर अवश्य कर दें। सबका भला हो जाए, यही ICAR नेट एकेडमी का मोटो रहता है। चलिए शुरू करेंगे। ये कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ, जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे एटमॉस्फियर की। एटमॉस्फियर जो होता है वो हमारा, इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। जो हमारा एटमॉस्फियर पाया जाता है वो 1600 किलोमीटर तक पाया जाता है। सबसे बड़ी बात होती है एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर क्या है? तो एटमॉस्फियर में आ जाता है, जैसे हम एकदम टूटे हुए शब्दों में बता रहे हैं, इट इज़ अ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ। क्या होता है? कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डरलेस मतलब सुगंधित नहीं होता है। मिक्सचर होता है इन तीनों का, गैसों का, दैट सराउंडेड द अर्थ, जो भूमि के पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाते हैं। तो ये कितने तक पाए जाते हैं? तो हमने अभी बताया आपको, ये 1600 किलोमीटर की रेंज तक पाए जाते हैं। आपको सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर फैक्ट है, हाउ एवर 99% ऑफ टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फियर, जो एटमॉस्फियर का 99% भाग है, इज़ विदिन 40 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। वो हमारा अर्थ सरफेस से 40 किलोमीटर ऊंचाई तक 99% जो हमारा भाग होता है एटमॉस्फियर का, वो कवर हो जाता है। मतलब 40 किलोमीटर तक हमारा 99% एटमॉस्फियर मिल जाता है। आगे बात करेंगे हम एटमॉस्फियर का जो स्ट्रक्चर होता है। तो ये हम वर्टिकल सेक्शन की बात करेंगे, वर्टिकल डिफरेंसेस जो होते हैं उस आधार पर। तो पहला हमारा इस पे आ जाता है, लेयर जो होता है वो ट्रोपोस्फियर आ जाता है। ट्रोपोस्फियर क्या है? इट इज़ द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फियर। ये एटमॉस्फियर का सबसे लोअर लेयर होता है, निम्न परत होती है, एक्सटेंडिंग अप टू अ हाइट ऑफ 8 to 18 किलोमीटर, जो हमारा 8 से 18 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, भूमि की सतह से ऊपर जाने पर 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर हमारा ट्रोपोस्फियर रहता है, जो 8 से 18 किलोमीटर तक फैला रहता है। आगे बात करेंगे इसमें मेन फैक्ट की। तो टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड एट रेट ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। हम जैसे ही प्रति किलोमीटर ऊपर जाते रहेंगे, वैसे ही हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ करता जाता है विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड द रेट ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से। आगे बात करेंगे इट इन्फ्लुएंस अर्थ क्लाइमेट। ये जो पृथ्वी का क्लाइमेट होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। इट इज़ डेंस पार्ट ऑफ एटमॉस्फियर, जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, इट इज़ डेंस पार्ट ऑफ एटमॉस्फियर कंटेन 80% ऑफ द एटमॉस्फियर मास। जो हमारा ट्रोपोस्फियर है ये पूरे एटमॉस्फियर का 80% भाग कवर करता है। आगे ट्रोपोस्फियर की और क्या खासियत होती है? तो ट्रोपोस्फियर ऑल वेदर फिनोमेना लाइक क्लाउड, रेन, मिस्ट, फॉग, DVTC अकर्स इन ट्रोपोस्फियर। ये जो सारी चीज़ें होती हैं, क्लाउड हो गया, रेन हो गया, मिस्ट, फॉग हो गया, ड्यू हो गया, ये सारी चीज़ें हमारा ट्रोपोस्फियर में पाई जाती हैं, जो लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फियर होता है। 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है, एक्सपेंस होता है। 6 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के हिसाब से इसमें इंक्रीज आता है टेम्परेचर में। इट इन्फ्लुएंस अर्थ क्लाइमेट, यह अर्थ क्लाइमेट को प्रभावित करता है। इट इज़ द डेंस पार्ट ऑफ एटमॉस्फियर कंटेन 80%, यह पूरे एटमॉस्फियर का 80% भाग खुद में रहता है, ट्रोपोस्फियर रहता है।
तो ये रहा हमारा ट्रोपोस्फियर जो पहला लेयर था। सेकंड लेयर की हम बात करेंगे, हमारा जाता है स्ट्रेटोस्फियर। पहला ट्रोपोस्फियर है, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर है। ये कितना होता है, ये 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। सबसे गर्म वार्मेस्ट लेयर है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे गर्म लेयर कौन सा है, तो वो हमारा स्ट्रेटोस्फियर होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन इन एयर, बिल्कुल ये स्ट्रेटोस्फियर में ही होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो हमारे वायु में होते हैं वो सब स्ट्रेटोस्फियर में होते हैं, जो हमारा दूसरा लेयर है। प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर कॉल्ड ओजोनोस्फियर, जो हमारा ओजोन लेयर होता है, ये हर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, लगभग छोटे से बड़े एग्ज़ाम तक ये बात हो रही है। स्ट्रेटोस्फियर में वो पूछ देता है ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, तो ओजोन लेयर हमारा स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है, जिसका विस्तार 18 से 50 किलोमीटर होता है। सबसे वार्मेस्ट लेयर होता है ये, और फोटोकेमिकल रिएक्शन इन एयर जो होते हैं वो हमारे स्ट्रेटोस्फियर में ही होते हैं। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम ओजोनोस्फियर भी होता है, ओजोनोस्फियर भी होता है। आगे बात करेंगे हम तीसरा लेयर जो हमारा है, दो लेयर हम लोग पढ़ चुके, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। आगे बात करेंगे हम मीजोस्फियर की, जो हमारा तीसरा लेयर होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ये वरी करता है 50 से 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, भूमि की सतह से 50 से 80 किलोमीटर तक ये वरी करता है। और सबसे कोल्ड रीजन जो होता है ये हमारा मीजोस्फियर होता है। अगला और लास्ट लेयर इंपॉर्टेंट है ये, थर्मोस्फियर। चौथा जो हमारा लेयर होता है वो थर्मोस्फियर होता है। इट इज़ द आउट मोस्ट लेयर कॉल्ड एक्सोस्फियर, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर कॉल्ड एक्सोस्फियर। जो थर्मोस्फियर का आउटर लेयर होता है उसे हम एक्सोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। ये इसका एक्सपेंस कितना होता है, तो इसका एक्सपेंसन जो होता है वो 80 से 160 किलोमीटर तक पाया जाता है। आगे बात करेंगे, द लोअर लेयर ऑफ थर्मोस्फियर इज कॉल्ड आयनोस्फियर। जो सबसे लोअर लेयर होता है थर्मोस्फियर का, सबसे निचला भाग अर्थात जहाँ से शुरू होता है अप्रॉक्सीमेट 80 to 85 वाला जो भाग रहता है उसे आयनोस्फियर कहते हैं। आयनोस्फियर क्यों कहते हैं, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन इज़ मेड पॉसिबल थ्रू दिस आयोनाइज्ड लेयर। क्योंकि जो लॉन्ग डिस्टेंस का रेडियो कम्युनिकेशन हमारा होता है, तरंगे जो होती हैं वो थर्मोस्फियर में ही चलती हैं। जो थर्मोस्फियर का सबसे लोअर लेयर होता है उसे हम आयनोस्फियर कहते हैं, और जो सबसे ऊपरी लेयर होता है उसे एक्सोस्फियर कहा जाता है। ये रहे कुछ हमारे लेयर से संबंधित भाग। आगे हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। जो हमारे वायुमंडल में हवा है उसका क्या कंपोजिशन है, क्या संघटक है, तो गैस हो गया, वॉल्यूम हो गया। नाइट्रोजन जो हमारा होता है वो 78.08 होता है, एक्यूरेट वैल्यू ICAR का एग्जाम में आते हैं, BHU में भी पूछ देता है। ऑक्सीजन जो होता है वो हमारा 20.95 होता है। आर्गन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये रिपीटेड रहते हैं। आर्गन जो होता है चूँकि कोई ध्यान नहीं देता इस पर, मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पे दे देते हैं, तो लेकिन नहीं, हमको आर्गन भी देखना है। आर्गन जो हमारा पाया जाता है वो 0.93% होता है एटमॉस्फेरिक एयर में। कार्बन डाइऑक्साइड सभी लोग जानते हैं 0.03 होता है। तो ये रहे हमारे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। आगे हम बात करेंगे सोलर कांस्टेंट की। तो सोलर कांस्टेंट क्या होता है, सोलर कांस्टेंट वैल्यू कितना होता है, तो सोलर कांस्टेंट वैल्यू इज 1.94 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। उसका SI यूनिट क्या होता है, तो 1353 वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है सोलर कांस्टेंट का। कुछ ये याद रखिए या ना रखिए आप लोग, बट ये ज़रूर याद रखिएगा, सोलर कांस्टेंट कितना होता है, तो 1.94 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट होता है, 1.94। आगे बात करेंगे, द सोलर रेडिएशन इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पूछ देगा सोलर रेडिएशन किस फॉर्म में रिसीव होती है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रिसीव होती है। इज कॉल्ड क्वांटाज और फोटान्स, इसे ही क्वांटा या फोटान कहते हैं सोलर रेडिएशन को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में हमें प्राप्त होती है। आगे बात करेंगे PAR क्या होता है, तो PAR जो हमारा है उसका पूरा नाम होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लीव्स यूज सोलर एनर्जी इन वेव लेंथ्स फ्रॉम। जो हमारा सोलर एनर्जी होता है फोटोसिंथेसिस में, जो हरी पत्तियाँ होती हैं उसे कितने मात्रा में ग्रहण करती हैं, तो वो हमारा वेवलेंथ जो होता है वो होता है 0.4 to 0.7 μm। ये हमारा जो होता है वो सबसे यूनिक टेम्परेचर होता है जो वेवलेंथ का, जो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होता है। आगे बात करेंगे, अर्थ रेडिएशन 400 to 700 नैनोमीटर इज़ एक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो रेडिएशन होता है, या तो इधर इस रूप में आपसे पूछ देगा वेवलेंथ म्यूएम में, तो वो 0.4 to 0.7 हो जाएगा म्यूएम, और यदि यही बात नैनोमीटर में कर देगा तो 400 से 700 नैनोमीटर
इज एक्टिव फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इस पे सबसे बेटर होता है। आगे बात करेंगे मेजर्ड बाई, तो किसके द्वारा ये मेजर्ड किया जाता है फोटोसिंथेसिस, तो वो क्वांटम सेंसर के द्वारा मेजर किया जाता है। इसकी यूनिट जो होती है वो इंस्टीन और वाट प्रति मीटर स्क्वायर होती है। आगे बात करेंगे लक्स क्या है, तो इट इज़ द ओल्डेस्ट यूनिट टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। जो सोलर रेडिएशन होता है उसका यूनिट मेज़र करने के लिए कितने यूनिट आ रही है, तो ये सबसे ओल्डेस्ट यूनिट है लक्स। आगे बात करेंगे स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर से क्या होता है, तो मेजर सोलर रेडिएशन इन नैरो वेवलेंथ। पूछ देगा नैरो वेवलेंथ का सोलर रेडिएशन होता है वो किससे मापा जाता है, तो वो स्पेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है। और लक्स जो है वो ओल्डेस्ट यूनिट टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन होता है। आगे बात करेंगे लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या होता है, तो वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज एक्सप्रेस लैप्स रेट। जो वर्टिकल रूप में हमारे टेम्परेचर में कमी आती जाती है उसे हम लैप्स रेट कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो मैं आगे बता रहा हूँ। नॉर्मल लैप्स रेट इज़ 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। प्रति किलोमीटर के हिसाब से जब हम वर्टिकल रूप से ऊपर जाएंगे तो लैप्स रेट हमारा जो होता है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसमें कमी आती रहती है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और भी इम्पॉर्टेंट जैसे ICAR इंट्रेंस के पेपर हैं UG PG के, वो भी नेट के JRF के, वो सारी मैं अपलोड कर दिया हूँ, तो उसका जा कर के आप लोग देख लीजिएगा चैनल पे। उसका अलग से आपको फोल्डर मिल जाएगा वहाँ पे। आगे बात करेंगे एबायोटिक लैप्स रेट। एबायोटिक लैप्स रेट का मतलब क्या है, ड्राई एबायोटिक लैप्स रेट जो हमारा होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के हिसाब से होता है। आगे बात करेंगे एल्बिडो। एल्बिडो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज़ द रेशियो बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन। जो हमारी इनकमिंग और आउटगोइंग रेडिएशन होती है, इसको मैं सिंपल शब्दों में समझा दूँ। सूर्य से जो रेडिएशन निकल करके हमारी भूमि पर आती है और भूमि से जो हमारा रिफ्लेक्ट होकर के फिर वापस वायुमंडल में चला जाता है, उन सभी का रेशियो जो होता है उसे अल्बिडो कहा जाता है। अल्बिडो ऑफ द सरफेस इज इक्वल टू, तो अल्बिडो जो हमारे भूमि के सतह का होता है वो 0.4 होता है। आगे बात करेंगे MDI मॉइस्चर डिफीट इंडेक्स क्या होता है, तो टाइप ऑफ क्लाइमेट MDI इज़ वैल्यू। जो सब ह्यूमिड क्लाइमेट होता है उसका मॉइस्चर डिफीट इंडेक्स जो होता है वो हमारा 0 से 33.3 होता है। सेमी एरिड का जो है वो -33.3 से -66 होता है। और एरिड जो होता है उसका इज़ ग्रेटर देन -66 होता है। तो ये हमारे मॉइस्चर डिफीट इंडेक्स हैं। आगे बात कर लेंगे हम मीज़र ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को हम कैसे मीज़र करते हैं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH आ जाता है, तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं किस में, तो वो हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आ जाती है तो उसको किस में मापते हैं, तो उसको हम ग्राम प्रति मीटर क्यूब में मापते हैं। और जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी SH आ जाता है उसे हम यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज़ ग्राम प्रति kg होता है। तो आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। RH परसेंटेज में मापेंगे, AH ग्राम प्रति मीटर क्यूब में मापेंगे और SH वो हम ग्राम प्रति kg में मापेंगे। आगे बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। सेल्सियस का ये फार्मूला होता है सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में बदलने का। सेल्सियस होता है C/5 इज इक्वल टू F-32/9। C/5 बराबर F-32/9। जैसे हमारा सेल्सियस में पूछ रहा है तो फ़ारेनहाइट का मान हम F की जगह रख देंगे, और फ़ारेनहाइट पूछ रहा है तो हम सेल्सियस का मान सेल्सियस की जगह रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे बात करेंगे केल्विन का। तो केल्विन बराबर क्या होता है, तो K इज इक्वल टू C+273 होता है। बिल्कुल K इज इक्वल टू C+273। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, यदि उसे हम केल्विन स्केल पर मापें तो क्या होता है, तो वो होता है 273 डिग्री केल्विन। आगे बात करेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन यूनिट। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो हमारा होता है 0 होता है, वो किस में मापा जाता है, तो केल्विन में मापा जाता है। कभी कभी पूछ देता है एब्सोल्यूट वैल्यू इज, तो हो जाता है -273 डिग्री केल्विन होता है ये। बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। आई होप सो वीडियो मज़ेदार लगा होगा आपको। ये क्लाइमेट का टॉपिक, इससे बाहर आपके एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा क्लाइमेट का। आई होप सो अच्छी लगी होगी वीडियो। सो प्लीज़ अपने चैनल को प्यार दीजिए, ICR नेट अकेडमी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।